तो हमारा जो सेकंड पेपर है वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन और राजनीति, या जिसको हम भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से भी समझ सकते हैं। इस यूनिट के अंदर, इस सिलेबस के अंदर जो सबसे पहली यूनिट है आपकी, वो प्री इंडिपेंडेंस से जुड़े हुए कुछ इश्यूज हैं, उनको लेकर है। तो उन्हीं में से जो आपका सबसे पहला टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, वो है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। और उसमें भी एक जो सबसे मुख्य बात है वो है उसका राइज होना, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय है उससे जुड़ा हुआ। ये चीज हम लोग क्यों जानने की कोशिश करते हैं? तो हम लोगों को पता है कि भारत एक उपनिवेश रहा हुआ है, कॉलोनियल स्टेट जिसको हम कहते हैं। हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन की हुकूमत थी और 200 वर्षों तक हम लोगों पर लगभग अंग्रेजों ने पहले व्यापारियों के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से और बाद में ब्रिटिश संसद के माध्यम से हमारे ऊपर शासन स्थापित किया, और 1947 में जाकर हमको एक सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। लेकिन अंग्रेजों की शासन की स्थापना से लेकर 1947 की आजादी तक आखिर ऐसा क्या हुआ कि आर्थिक और सैनिक शक्ति के बल पर हमारे ऊपर राज करने वाले अंग्रेज यहाँ से छोड़कर चले गए और शासन की सत्ता हमें सौंप दी? तो इसके पीछे जो एक मुख्य धारा रही है, या जो मुख्य कॉन्सेप्ट जिसको हम समझने के लिए बोल सकते हैं, वो है नेशनलिज्म। यानी कि अगर राष्ट्रवाद नहीं होता तो शायद हम लोग आजाद नहीं होते और हमारे अंदर जो गुलामी की भावना थी वही बनी रहती और हमारे ऊपर दूसरे देश, दूसरी शक्तियों का शासन बना रहता। तो हम आजाद हुए क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक जो भावना थी वो थी राष्ट्रवाद की भावना। और इसी राष्ट्रवाद की भावना के कारण अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ से समाप्त हुआ और हमें मुक्ति मिली गुलामी से, और हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित हुए। तो अब सबसे पहली बात कि हम इस टॉपिक को शुरू करें उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रवाद, तो इसमें भारत का मतलब तो स्पष्ट है, लेकिन राष्ट्रवाद को समझना हमारे लिए जरूरी है। राष्ट्रवाद है क्या, और राष्ट्रवाद को समझे उसके पहले इस राष्ट्रवाद की उत्पत्ति जिस राष्ट्र से हुई है उसको समझना भी हमारे लिए जरूरी है। हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, राष्ट्र का मतलब क्या है? एक सर्टेन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोग, और उन लोगों की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। और जब उस भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोग अपनी उस विशिष्ट संस्कृति के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, एकता, ये भावनाएं रखते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये राष्ट्र है। ये राष्ट्र है, मतलब एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोग और उनका अपना एक स्पेसिफिक, एक निश्चित, एक विशिष्ट स्पेशल कल्चर, ये तीनों मिलकर एक राष्ट्र को संबोधित करता है या एक राष्ट्र का निर्माण करता है। और इसी राष्ट्र से एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट बना है वो जिसको हम बोल रहे हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है कि अलग अलग संस्कृतियां होने के बावजूद एक राष्ट्र में बहुत सारे लोग रहते हैं और उन लोगों की सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। जैसे हम आप लोग देख सकते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पूर्व से लगाकर पश्चिम तक और उत्तर से लगाकर दक्षिण तक खान पान, रहन सहन, बोलचाल, पहनावा, इन सब को लेकर बहुत सारी विविधताएं हैं। धार्मिक विविधताएं, सामाजिक विविधताएं, सांस्कृतिक विविधताएं। लेकिन इन विविधताओं के बावजूद हम लोग क्या दावा करते हैं कि हम लोग सभी एक हैं। तो यही एकता की भावना जो कि हमारे संस्कृति के प्रति है, वही एकता की भावना पूरे राष्ट्र को संयुक्त रूप से जोड़े हुए है। तो ये जो हमारे भारतीयों के अंदर ये जो भावना रहती है, इसको हम नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। सिमिलरली यही बात हम दूसरे देशों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब एक देश के नागरिक, एक राष्ट्र के नागरिक अपने राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा, एकता रखते हैं, तो वो उसी से राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। तो ये एक राष्ट्रवाद का मोटा मोटा अर्थ, जिसको हम दो रूपों में और समझ सकते हैं, एक उग्र राष्ट्रवाद, एक उदार राष्ट्रवाद। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इतना ही देखते हैं राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। फिर तीसरी बात हम लोग समझ सकते हैं,
भारतीय राष्ट्रवाद यानी कि इंडियन नेशनलिज्म की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे अभी मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम लोग यानी कि हिंदुस्तान एक ऐसा राज्य था जिसके ऊपर ब्रिटिश शासन ने, पहले कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन स्थापित किया, और उसके बाद एक घटना हुई थी 1857 की क्रांति। उसके बाद ये शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला गया। तो और उसी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लगभग 90 वर्षों तक और भारत के ऊपर शासन किया। तो ये जो पूरा समय था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से लगाकर ब्रिटिश शासन तक, इस समय के में हमारे लोगों के द्वारा यानी कि हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा अपनी मुक्ति के जो प्रयास किए गए, और मुक्ति के प्रयास के पीछे जो धारणा उनकी छुपी रही, उसी धारणा को हम कहते हैं ये हमारा यानी कि भारत का राष्ट्रवाद है। और इसी राष्ट्रवाद ने एक ऐसे आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया जिसने धीरे धीरे यानी कि ग्रेजुअली वो क्रमिक रूप से उग्र होता गया, एग्रेसिव होता गया, और अंततः 1947 में उसी राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम ये रहा कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ, यानी कि जो अथॉरिटी थी ब्रिटिश संसद के पास वो भारतीयों के पास आई। अगर ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि इस राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे अगर राष्ट्रवाद की भावना नहीं होती, तो शायद हमें आजादी नहीं मिल पाती। तो ये एक कड़ी के रूप में हम बता सकते हैं, राष्ट्रवाद ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन के चलते हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इन पूरे संदर्भों में हम बात कर सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन और उसके संदर्भ में राष्ट्रवाद की भावना एक महत्वपूर्ण घटक या एक महत्वपूर्ण कारक रही है। अब ये राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कैसे हुई, यानी कि जो कि हमारा मूल टॉपिक है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या हैं। तो इनको जानने के लिए हम लोग कुछ 12-15 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आजादी एकदम से मिल गई, और मैं शुरू से एक बात आप लोगों को बताता आया हूं कि आजादी प्राप्त करना कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं था। आजादी प्राप्त करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, और इस लक्ष्य में किस किस के कंट्रीब्यूशन की जरूरत थी? किसी एक वर्ग, किसी एक धर्म, इनकी आवश्यकता नहीं थी, बल्कि भारत के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समूह के योगदान की आवश्यकता थी। और ये सब कब हो पाएगा? जब इन सब के अंदर उस राष्ट्र के प्रति एक चेतना, कॉन्शियसनेस जब डेवलप होगी, तभी वो राष्ट्र के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे। हम लोग ये कह सकते हैं कि जब आप पहले की सोसाइटी, पहले की मतलब जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उस समय के समाज की हम बात करें, तो वो समाज एक बहुत क्लोज्ड यानी कि बंद समाज था। बंद समाज का मतलब समाज के अंदर सामाजिक कुरीतियां, बुराइयां, सामाजिक नियम, परंपराएं, वो सब तो विद्यमान थे ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी थी कि लोगों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता था, चाहे वो लैंग्वेज की बाउंडेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बाउंडेशन हो, चाहे वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बाउंडेशन हो। लोग आपस में एक विचारों का आदान प्रदान भी नहीं कर पा रहे थे और खुद तक सीमित थे। यहाँ तक कि वो अपने सामाजिक दायरे में इस तरह से बंध चुके थे कि उन्होंने अपने अपने आप को उसी नियति में स्वीकार कर लिया था। तो लेकिन इसी दरमियान जब अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, तो कुछ घटनाएं ऐसे घटी कि इन सब जो बातें अभी मैं बता रहा हूं, जो घटक या जो कारक बता रहा हूं अभी, उन सब में कुछ शिथिलता आई और कुछ नई प्रवृत्तियों ने जन्म लिया, जिसने राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया। तो उनमें से वो कौन कौन से घटक या कारक हैं, उन्हीं को हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो कारक हम इस बारे में बता सकते हैं वो है 1857 की रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। आप लोग सब जने जानते हो 1857 के अंदर हुआ क्या था। मेरठ के अंदर जो तात्कालिक कारण है हम वो बता सकते हैं कि मेरठ के अंदर जो सेना थी, भारतीय ब्रिटिश सेना, और उसमें जो भारतीय लोग थे उनको कारतूस दिया गया। वो एक चर्बी वाले कारतूस, जिसमें हम कहते हैं कि चर्बी मतलब कारतूस में सुअर का गोश्त भरा रहता था। तो जो हिंदू सैनिक थे उन्होंने उसको यूज करने से मना कर दिया, और फिर उसका जो परिणाम हुआ वो एक तात्कालिक कारण था कि ब्रिटिशों के विरुद्ध खुद सैनिकों ने फ्रंट पर आकर विरोध किया या उनका अपोज किया।
अब ये हालांकि है तो एक छोटी सी सैनिक घटना, लेकिन इस सैनिक घटना का प्रभाव धीरे धीरे फैला और ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह बहुत तेज हुआ। तो 1857 का जो संघर्ष था वो केवल एक छोटे से स्थान पर एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी के कारण नहीं हुआ, बल्कि उसने बहुत ज्यादा इस क्रांति को फैलाने में अपना योगदान दिया। और इसीलिए हम लोग भारतीय संदर्भों में कहते हैं कि ये हमारी पहली फ्रीडम स्ट्रगल थी, ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। हालांकि कुछ ब्रिटिश विश्लेषक जो है वो इसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं बताते हैं, उनका ये मानना था कि ये तो केवल एक सैनिक विद्रोह था। लेकिन यदि हम दोनों ही संदर्भों को जोड़ लें, चाहे हम हमारे संदर्भ को कहें कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, चाहे कुछ ब्रिटिश लेखकों की बातों को मान लें या वेस्टर्न लेखकों की बातों को मान लें कि ये एक सैनिक विद्रोह था, तब भी हम कह सकते हैं कि इस 1857 के विद्रोह का प्रभाव भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण रहा। क्यों? क्योंकि पहली बार संगठित रूप से भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रयास किया था। और जब ये 1857 का विद्रोह हुआ तो इसी समय कुछ और घटनाएं भी घटी। यही सैनिक दिल्ली पहुंचकर इन्होंने लाल किले पर अधिकार कर लिया। इसी समय कानपुर के अंदर जो नाना साहब पेशवा थे, उनकी पेंशन को अंग्रेजों ने बंद कर दिया। तो उससे कानपुर के अंदर और नाना साहब के नेतृत्व में ब्रिटिशों के विरुद्ध एक माहौल ने जन्म लिया। इसी तरह तात्या टोपे और अमर सिंह जो मध्य भारत में जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना झंडा खड़ा किया। और आप लोगों ने सुना ही है कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उनको दत्तक पुत्र लेने से, गोद लेने से जब ब्रिटिशों ने वंचित किया, यानी कि उनके सक्सेशन को, उत्तराधिकार को निर्धारित करने में बाधा डाली, तो उन्होंने भी अपना झंडा ब्रिटिशों के विरुद्ध मतलब अपनी आवाज को बुलंद किया। तो कहने का मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत मेरठ से हुई, उसके समानांतर उन्हीं भावनाओं से दूसरे क्षेत्रों में भी हम विरोध का एक बड़ा स्वर देख सकते हैं। तो जो एक क्षेत्रीय विशेष तक आंदोलन मतलब एक क्षेत्रीय विशेष से जो आंदोलन शुरू हुआ, उसका प्रभाव धीरे धीरे व्यापक होता गया। यानी कि एक चेतना जो थी, एक कॉन्शियसनेस जो थी ब्रिटिश शासन के विरोध में, उसने अपना एरिया बहुत फैलाया। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हम लोग बता सकते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को, इस विद्रोह को कुचलने के लिए बहुत ज्यादा अत्याचार किए, बहुत ज्यादा शोषण किए। तो ब्रिटिश शासन का जो एक नकारात्मक चेहरा था वो लोगों के सामने आया, क्योंकि अभी तक इतने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सेना ने विद्रोह का दमन या कुचलने का, या जिसको हम कहते हैं कि शोषण का जो तरीका था वो प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से आम लोगों तक पता ब्रिटिश शासन का चेहरा सामने आया। हालांकि हम लोग कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति पूरी तरह से सफल नहीं हुई, लेकिन ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जिसको हम कह सकते हैं, मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इस 1857 की क्रांति ने एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार कर दिया जिस पर आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी गई। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था, उसने न केवल सैनिक वर्ग, न केवल सामंत या जो जितने भी उस समय के जो क्षेत्रीय नेतृत्व थे उनमें, बल्कि लोगों में भी राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का काम किया। तो ये पहला हम कारण बता सकते हैं 1800 भारत में राष्ट्रवाद के उदय का, कि 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। दूसरी बात जब हम बताएं कि क्या रहा है भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में, तो हम बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं, जिसको हम कह रहे हैं धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। इन आंदोलनों ने भी भारतीयों के अंदर नई चेतना जागृत करने में अपना योगदान दिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी आवश्यकता महसूस क्यों हुई। आप स्लाइड में देख सकते हैं, 3 पार्ट्स में मैंने अपनी बात यहाँ पे रखी है। पहला, हमारा जो समाज था उस समय का, वो समाज कई प्रकार की बीमारी, मतलब जिनको हम कहते हैं कुरीतियों से, अंधविश्वासों से, आडंबरों से युक्त था। एक प्रकार से
समाज में कोई भी धर्म ले लो, चाहे हिंदू धर्म ले लो, चाहे मुस्लिम धर्म ले लो, कोई भी जाति ले लो, चाहे ब्राह्मण ले लो, क्षत्रिय ले लो, मतलब पूरे समाज के अंदर सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक विकार व्यापक रूप से विद्यमान थे। और इन्हीं के कारण लोग, जो समाज के लोग थे, वो अपने समाज के दायरे में बंद कर रह गए थे। लोगों के अंदर अपने समाज, अपने परिवार और खुद से ज्यादा सोचने की और कोई उनके अंदर भावना नहीं थी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरा भारतीय समाज जो था वो इन्हीं मान्यताओं के चलते बिल्कुल उदासीन, निष्क्रिय समाज के रूप में स्थापित था। और समाज के अंदर एक बैकवर्डनेस और पिछड़ापन तो था ही। धीरे धीरे इसी समाज को अपलिफ्ट करने के लिए और समाज के अंदर जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए कुछ समाज सुधारक आगे आए, कुछ धर्म सुधारक आगे आए। तो इनमें हम क्या बता सकते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 1828 के अंदर राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और आप लोगों को पता है कि उस समय की एक बहुत बड़ी प्रचलित कुरीति थी, जिसको हम सती प्रथा कहते हैं। सती प्रथा में जहां पत्नी को अपने पति की चिता के ऊपर जिंदा जलाया जाता था, तो उस प्रथा को समाप्त करवाने में राजा राम मोहन राय का विशेष योगदान था। केवल ये केवल यही एकमात्र क्षेत्र नहीं था। बाल विवाह, बहुपति विवाह, महिलाओं को समाज में स्थान नहीं देना, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करना, जाति पाति, ये कुछ बातें थी जो उस समय के समाज के अंदर व्यापक रूप से प्रचलित थी। तो इसका विरोध न केवल राजा राम मोहन राय ने और उनके ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया, बल्कि बाद में एक और समाज सुधारक हमारे यहाँ हुए हैं, जिनको हम स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1875 में एक आर्य समाज की स्थापना की, और आर्य समाज के ने भी इसी प्रकार के प्रयासों से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का लक्ष्य पूरा किया। और उन्होंने एक फेमस पुस्तक लिखी, सत्यार्थ प्रकाश। उस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी उन्होंने भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना पर बल दिया। यहाँ तक कि उन्होंने एक बात भी कही थी, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। तो इन सब का मतलब यही था कि वो समाज की एक पुनर्संरचना चाहते थे, जिसमें सामाजिक बुराइयां, सामाजिक कुरीतियां का कोई स्थान नहीं हो। इसी तरह से हम दो नाम और ले सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का आपको पता है, वो शिकागो में गए, उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी सी स्पीच दी। केवल वो स्पीच ही नहीं, उसके अलावा भी उनका बहुत सारा योगदान था। उनके गुरु परमहंस का बहुत सारा योगदान था, जिसने भारतीय कल्चर को एक जो उसका गौरवमयी कल्चर था, ग्लोरियस कल्चर, उसको उन्होंने पुनर्स्थापित करने में बहुत प्रयास किए। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, जिसकी स्थापना मैडम ब्लोवास्की और ऑलकॉट ने की थी, इंडिया के अंदर एनी बेसेंट का हम नाम ले सकते हैं कि इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लाने में एनी बेसेंट लेकर आए। इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। और इसी तरह से 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना सभा की स्थापना की गई। फिर महादेव गोविंद रानाडे ने 1874 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के अंदर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की। ये जितने भी जो एफर्ट्स थे, ये जितने भी जो प्रयास थे, इन प्रयासों के माध्यम से इंडियन सोसाइटी के अंदर, भारतीय समाज में जितनी बुराइयां थी, जितनी कुरीतियां थी, जितने आडंबर थे, जितने धार्मिक दोष थे, उनको दूर करने के प्रयास इन नेतृत्व के द्वारा किए गए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि समाज के अंदर एक नई चेतना, एक नई जागृति आई। और वो जागृति किस बात को लेकर थी कि हमारे अंदर ये जितनी भी जो कुरीतियां और कुप्रथाएं हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है। और इसीलिए उन्होंने उन सामाजिक बुराइयों से आगे आकर समाज को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किए। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जब परमहंस या विवेकानंद या सरस्वती जैसे लोगों ने इंडियन कल्चर की बात की, तो भारतीय समाज के अंदर रहने वाले लोगों में इंडियन कल्चर के प्रति भी एक रेस्पेक्ट उत्पन्न हुआ। और उन्होंने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश शासन के अंदर वो कल्चर धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है, तो उस कल्चर को पुनर्स्थापित करने का भाव भी भारतीय लोगों के अंदर जागा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि
ये जितने भी धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन जो हुए, उन आंदोलनों ने देश के अंदर लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया और उन सभी लोगों में उस संस्कृति के प्रति एक निष्ठा और एक लगाव उत्पन्न किया, जिसको हम कह सकते हैं कि इन आंदोलनों ने नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भावना को लोगों के बीच में मजबूत करने का काम किया। तो जो दूसरा हम रीजन बता सकते हैं राष्ट्रवाद के उदय में, वो है धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन।